गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पद परिचय का चौथा भाग दिखाने जा रही हूँ। इससे पहले आप पद परिचय के 3 भाग देख चुके हो। पहले भाग में तो पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दूसरे भाग में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में जाना था और तीसरे भाग में आपने क्रिया और क्रिया विशेषण पद परिचय करना सीखा था। परंतु आज पद परिचय के इस चौथे भाग में आप निपात, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक 4 अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे और साथ में जो आपका अभ्यास कार्य पहले दिया गया था उसका मिलान भी करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जो आपने अभ्यास किया वह भी मिला लेंगे। बच्चों, पद परिचय का मिलान करते समय आपने ध्यान रखना है कि जो आपका मुख्य शब्द है, जैसे मैं सुनीता मित्तल आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें सुनीता मित्तल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने इस मुख्य बात पर ध्यान देना है। इस मुख्य बात को के पहले नंबर मिलते हैं, बाकी जो फालतू बातें लिखते हैं पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता, भूतकाल, इनका आधा नंबर मिलता है और मुख्य बात का आधा नंबर मिलता है। बच्चों, आप पद परिचय करना तो सीख ही गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ आ ही गया होगा। आज हम करेंगे पद परिचय में निपात, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं, या संबंध बोधक की परिभाषा दीजिए। जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध शब्द से जानकारी मिलती है कि जो जोड़ने का काम करते हैं, जो आपस में संबंध बनाने का काम करते हैं, जैसे के पास, के पहले, के निकट, की जगह, के विपरीत, के आसपास, के नीचे, के ऊपर, से पहले, के अनुसार, के बाद, के मुकाबले, की अपेक्षा, के बिना आदि। ऐसे अनेक शब्द होते हैं। संबंध बोधक की एक पहचान हो रहा है, इसमें शब्द से पहले का, के, की लगा होता है। जब का, के, की लगा हो तो वह संबंध बोधक का चिन्ह है। अब आप उदाहरण देखेंगे। आपको मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं जिसमें आप संबंध बोधक की पहचान करना सीखेंगे। नंबर 1, कोठी के आस पास कच्चे घेर है। शब्द रेखांकित किया है के आसपास। के आसपास संबंध बोधक अविकारी शब्द है जो कोठी और घर के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। कोठी और घर का संबंध बताने वाला शब्द है के आसपास। दूसरा वाक्य देखिए, वह बच्चों के साथ मेला देखने गया। के साथ, किसके साथ? बच्चों के साथ। यहाँ इसमें के साथ संबंध बोधक अव्यय शब्द है जो बच्चों और मेला के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं अव्यय क्या है और अविकारी क्या है। अव्यय और का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी होता है। विशेष। विशेष का मतलब है मुख्य बात। अविकारी शब्दों का पद परिचय करते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का परिचय नहीं दिया जाता। जरूरी नहीं है, केवल आपने बताना है संबंध बोधक अविकारी शब्द और साथ में जिसके साथ संबंध बताया जाए, इन 2 मुख्य बातों को बताना है। अब आपने संबंध बोधक आपको समझ आ ही गया होगा। दूसरा पॉइंट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम योजक शब्द भी होता है। समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त 2 शब्दों को, 2 उपवाक्यों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे परिभाषा से जानकारी मिलती है
कि समुच्चय बोधक का काम है शब्दों वाक्यों को जोड़ने का, अर्थात यह जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, तथा, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, परंतु, या, अन्यथा, अतः, ताकि, यदि, तो, अर्थात, एवं, किंतु, मानो, अथवा आदि अनेक शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। अब आप उदाहरण देखिएगा। मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसमें दो वाक्य हैं। मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसलिए शब्द इसमें जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यह समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य देखेंगे। कैलाश ईमानदार और परिश्रमी बालक है। इस वाक्य में और शब्द दो वाक्यों का जोड़ने का काम करता है, इसलिए समुच्चय बोधक शब्द है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण होते हैं जिनमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे चाय लोगे या काफी। इसमें या शब्द समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द ये मुंह से अचानक ही निकलते हैं। ये हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों को बोध कराते हैं। ये वाक्य के आरंभ में लगते हैं और इनके बाद विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता, जैसे वाह, अरे, क्या खूब, छी छी, सावधान, हाय राम, खबरदार, शाबाश, अति सुंदर, आहा आदि अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय बोधक होते हैं। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, जब हमारे मुख से अचानक ये शब्द निकलते हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जैसे खड्डे को देखकर कहेंगे सावधान, हाय मर गया। जैसे कोई आपके सामने शेर आ जाए तो आए कहेंगे ना हाय मर गया। हाय मतलब विस्मय बोधक शब्द। इसी प्रकार जब अध्यापक आपको काम करवाता है, उसके बाद बच्चे अच्छे काम करते हैं तो टीचर शाबाश, बहुत अच्छा किया है। इसमें शाबाश शब्द विस्मय बोधक शब्द है। अब आप उदाहरण देखेंगे। उफ कितनी गर्मी है। उफ के बाद विस्मय चिन्ह लगा है और विस्मय चिन्ह किसका है? विस्मय बोधक। उफ है पीड़ा सूचक। जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो कहते हैं उफ कितनी गर्मी है, तो यह पीड़ा सूचक है। दूसरा वाक्य देखेंगे। छी कितनी गंदगी है। छी मतलब घृणा का सूचक। ये दोनों अविकारी शब्द हैं, विस्मय बोधक भी विकारी शब्द। अब है अंतिम भाग निपात। निपात है, निपात शब्द का अर्थ है बल देने का काम। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तो, ही, भी, तक, भर, केवल, मात्र, लगभग आदि शब्द निपात हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं भी चलूंगी, भी जोड़कर हमने अपनी बात पर बल दे दिया। इसी प्रकार आप दो उदाहरण और देखेंगे। मीरा मेरी बात तक नहीं मानती। इसमें मीरा मेरी बात नहीं मानती हम यह भी बोल सकते थे, परंतु तक लगाकर हमने बात पर बल दे दिया। इसमें निपात शब्द तक है और बात कर्म पर बल दिया गया है। दूसरा वाक्य देखेंगे। आपने यह काम ही तो करना है। यहाँ पर ही तो निपात शब्द है जो काम पर बल देने का काम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपने चारों भागों को अच्छे से समझ लिया होगा। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात और पांचवा आपने क्रिया विशेषण। ये पांच होते हैं अविकारी शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार होते हैं विकारी शब्द जिनमें
लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता रहता है। बच्चों, पद परिचय के बारे में आपने जान लिया। इसके बाद अब आप बार बार अभ्यास करेंगे। आप अपनी पुस्तक में से कोई भी वाक्य उठाकर भी कर सकते हो कि आप यदि बार अभ्यास करेंगे, देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब जो मैंने आपको काम दिया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण का, ये पांचों अभ्यास कार्य आप मिलाएंगे। सबसे पहले संज्ञा पद परिचय। पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यह रेखांकित शब्द है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, भूतकाल थे, मतलब अब वर्तमान में नहीं है। हम विद्यालय गए, दूसरा पॉइंट। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण, कारक। तीसरा है निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। ईमानदारी का भाव प्रकट हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, और देखो क्या है, क्रिया। चौथा पॉइंट है रवि पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें दो शब्दों को रेखांकित किया गया, रवि और पुस्तक। रवि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, क्योंकि रवि कर्म कर रहा है पुस्तक पढ़ने का। अगला पांचवा पॉइंट है पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। पिताजी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, नाम नहीं दिया। पिताजी तो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, वर्तमान काल। दूसरा शब्द है अस्पताल। अस्पताल भी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण, कारक, क्योंकि में चिन्ह लगा है साथ में। अंतिम है डॉक्टर, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, है क्रिया का पूरक। अंतिम क्रिया क्या लगी है। यह क्या है, क्रिया का पूरक। संज्ञा का पद परिचय आप मिला लेंगे, यहां से देखकर भी मिला लेंगे, जो अपनी गलतियां आपकी होंगी उसमें सुधार कर लेंगे। दूसरा अभ्यास है सर्वनाम। सर्वनाम के भी 6 उदाहरण दिए गए हैं। वह सेब खाता है, रेखांकित शब्द है वह, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। दूसरा वाक्य है मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं मतलब अपने आप, तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चला जाऊंगा अकर्मक क्रिया, कोई काम नहीं कर रहा, केवल जा रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है, अकर्मक। तीसरा मोहन क्या क्या पढ़ रहा है, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। चौथा पॉइंट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसमें में संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, लाठी और भैंस से संबंध। पांचवा पॉइंट है आपसे मिलने कोई आया है। इसमें दो शब्दों को रेखांकित किया, आपसे और कोई। आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। दूसरा है कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पता नहीं कौन मिलने आया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। छठा पॉइंट है यह मेरा घर है। यह पक्का बता रहे हैं कि यही मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, है क्रिया का पूरक, वर्त। दो अभ्यास मिला चुके। तीसरा है विशेषण पद परिचय। विशेषण के भी 5 मैंने आपको दिए थे। पहला था राजा बहुत दयालु है। दयालु मतलब उसका गुण बता रहे हैं राजा का, तो गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन। राजा क्या है, राजा का विशेषण, अर्थात इस वाक्य में राजा क्या है, कर्ता, अर्थात विशेष्य। दूसरा यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है,
संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आए तो वह विशेषण का काम करता है, इसलिए कौन सा है सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुस्तक विशेष्य। तीसरा वाक्य देखिए, मेरे पिताजी 10 सेब लाए। अब इसमें संख्या का बोध है, कितने सेब लाए, 10। तो संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग और पिताजी क्या है इसमें विशेष्य। विशेष्य किसकी विशेषता बताई, सेब की। चौथा, पिताजी 2 लीटर दूध लाए। अब 2 लीटर को हम गिन नहीं सकते, यह मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक बहुवचन और पिताजी विशेष्य। पांचवा उदाहरण देखिए, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर, सुंदर मतलब उसका गुण, बगीचे के फूलों का। तो गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल और बगीचे विशेष्य का विशेषण। अब आप ये भी मिला लेंगे विशेषण। चौथा पॉइंट है क्रिया शब्दों का पद परिचय। इसमें भी 5 उदाहरण दिए गए हैं। बालक सोता है, बालक कोई काम नहीं कर रहा है, केवल सो रहा है, इसलिए कर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, वर्तमान काल। दूसरा, दादी जी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। इसमें दादी जी कहानी सुनाने का कर्म कर रही हैं, इसलिए सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल और कहानी कर्म कारक। तीसरा वाक्य, मैं कभी कभी कहानियां पढ़ लिया करती हूँ। इसमें देखो रेखांकित शब्द पढ़ लिया करती हूँ। चार शब्द हैं जो क्रिया का बोध करा रहे हैं, इसीलिए संयुक्त क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल और मैं कौन है इसमें, कर्ता कारक। चौथा वाक्य देखिए, डॉक्टर नरेश से रोगी को दवा दिलवाता है। डॉक्टर खुद काम नहीं कर रहा, नरेश से करवाता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल, नरेश साधन है तो करण कारक। पांचवा पॉइंट देखिए, रमा स्कूल का काम खत्म करके खेलने चली गई। अंतिम क्रिया कौन सी है, चली गई। उससे पहले खत्म करके और कर प्रत्यय लगा है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, भूतकाल कर। अब अंतिम अभ्यास, क्रिया विशेषण पद परिचय। इसमें भी 4 उदाहरण दिए गए। पहला, गाड़ी प्लेटफार्म पर अचानक आ गई। अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, आ गई क्रिया की रीति का सूचक, रीति मतलब ढंग। दूसरा, गोपाल दिन भर टीवी देखता रहता है। दिन भर समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण, देखता रहता है क्रिया के समय का सूचक। तीसरा वाक्य देखिए, खेतों में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। चारों ओर स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फैली हुई है क्रिया के स्थान का सूचक, अविकारी शब्द। चौथा, बहुत खेल लिए अब पढ़ो। बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, खेल लिए क्रिया की मात्रा का सूचक। बच्चों, आपने 5 अभ्यास मैंने आपके इसमें मिला दिए। आप इसे दोबारा से, और यदि कोई आपको फिर भी डाउट हो तो दोबारा से स्कूल टाइम में दोबारा से जब पूछ लेंगे। अब इसी के साथ बच्चों पद परिचय का आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब इसके बाद आप अपने समय का लाभ उठाते हुए अपनी किसी भी ग्रामर की बुक में से अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब इस बार बोर्ड के परीक्षा में निबंध की जगह अनुच्छेद आएगा। जो अनुच्छेद है वह निबंध से बहुत छोटा होता है। आप घर में रहकर निबंध और पत्र पढ़ते जाएंगे। निबंध पत्र पढ़ेंगे जो आपको कहीं से भी पेपर में आते हैं। इसी के साथ अपठित गद्यांश जो आपको कहीं से भी पढ़ सकते हो, प्रश्नों के उत्तर ट्राई करेंगे तो आपको ये भी काम आएंगे। तो एक विज्ञापन,
विज्ञापन 5 नंबर का होता है। जो विज्ञापन बनाना बहुत आसान होता है, इसे भी आप ग्रामर की बुक में से आपका देखेंगे और किसी भी कॉपी में रफ बना कर देखते रहेंगे ताकि बाद में आपको आसान हो जाए। ये समय का पूरा फायदा उठाएंगे। अनुच्छेद 5 नंबर का, पत्र 5 नंबर के, विज्ञापन 5 नंबर का और 5 नंबर का इस बार एक नई चीज आएगी, संदेश लेखन, जो हम आपको बाद में अभी करवाएंगे। तो इतना काम आप समय समय पर करते रहेंगे और अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, घर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद।